Hey guys, I welcome you all to this channel जिसका नाम है Learn with Sumit। तो I know that you have been waiting for these videos for a very long time, but क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिल पाता है। As such मैंने देखा था वो सब छोड़ते हैं, ठीक है, स्टडीज पे फोकस करते हैं। मैं जब भी वीडियो लाऊंगा आई विल मेक इट श्योर कि उनकी क्वालिटी कभी कहीं से भी कम ना हो और जो मैं पढ़ाऊँ वो एकदम बेहतर हो। आई अश्योर यू कि स्टैटिस्टिक्स का ऐसा वीडियो किसी भी कहीं भी पूरे चैनल्स पे कहीं भी नहीं है रिकॉर्डेड, ठीक है, या इस तरीके से कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आप इससे पढ़ना, ठीक है, एंड आई कैन अश्योर यू कि आप एनडीए में बहुत अच्छी रैंक लाओगे इस टॉपिक में। तो आराम से इससे 6-7 क्वेश्चंस आते हैं यार, वेरी लीस्ट इनपुट टॉपिक होता है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होता है और आराम से आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यार। उससे पहले यार देखो, एक बार मैं बता दूं स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट क्या है कि यार सब लोग कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स बनाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिक्स लोगों को पता तो है ही कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ यार। देखो, एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, इजीली कर लोगे, बहुत ही आसानी से हो सकता है। स्कोरिंग होता है भाई, 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चन आपको, लगभग आपको 15 to 20 मार्क्स, मतलब लगभग, और आप इजीली क्रैक कर सकते हो इसको। वेरी इजी टॉपिक है और एनडीए के लिए आपको इजी टॉपिक्स की करना ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार कंपटीशन भी बढ़ेगा, गर्ल्स भी आ रही हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो उससे पहले कि हाँ यार, एक बार लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं देखता हूँ यार कि लोगों के कमेंट्स आते हैं, मोस्टली नेगेटिव ही आ जाते हैं, तो इस तरीके से मत किया करो। काफी टाइम लगता है, काफी एफर्ट्स लगते हैं इस तरह के वीडियोस को बनाने में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है अपना और फिर इसको करना पड़ता है, जो कि काफी हेक्टिक हो जाता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 to 4 आवर्स का पहले से कहते प्रिपेयर करना पड़ता है कि कहाँ से मैं लिखूं, कैसे करूं। तो समझ रहे हो, मैं ऐसे ही आपको कोई भी चीज आके नहीं दे देता। तो प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट्स, ठीक है, लाइक कमेंट करना, शेयर कर देना। फिर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यार, स्टैटिस्टिक्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेटा 3 तरह में बांट सकते हो स्टैटिस्टिक्स को पूरे, ठीक है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स है, इसको 3 तरह में बांट सकते हो। जो इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की, ठीक है, जिस पे तुमने कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन तुमने बनाई, जिस पे तुम रिसर्च करोगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली रिसर्च ऑन डेटा ही होता है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा काम होता है, जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो इसका मोस्टली काम मशीन लर्निंग में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो खास बहुत ज्यादा काम आता है इन दोनों में, ठीक है। तो अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझना है तो इसको समझिएगा और आगे जाके भी तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मशीन लर्निंग और वगैरह में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा, मेनली इसी पे बेस्ड ही होती है। अंडरस्टैंडिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स इज द की, ठीक है। चलो, वो तो मैं कंप्यूटर साइंस में चला गया, उसको छोड़ते हैं। तो यार ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं कुछ, ठीक है, इस पे जो जिससे आप लोग जो रिसर्च वर्क करते हैं मेनली, ठीक है, ये आपने निकाला इन्फॉर्मेशन, ये आपको कहते हो रिसर्च वर्क। ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। क्या काम होता है इसका यार, इससे तुम्हें डेटा के बारे में पता चलता है कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। मतलब कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम किसी क्लास में, मैंने पूछा भैया बताओ आपके 70 नंबर आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 70 नंबर्स कैसे हैं। तो मैं पूछूंगा बताओ एवरेज क्या था क्लास का, तो तुम बोलोगे 65, तो मैं सोचूंगा हाँ भाई चलो एवरेज से तो ऊपर ही 5 नंबर ज्यादा। तुम बोलोगे फिर मोड क्या होता है भैया, मोड वो ये होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर है। जैसे कि अब तुमने बता तो दिया भैया 65 आए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नंबर कौन से आए, तो होगा भैया कम से कम अगर 40 बच्चे थे जिनमें से 20 बच्चों के आए नंबर कितने, 40, तो मैं समझूंगा हाँ चलो 20 लोगों के 40 नंबर है, मतलब 40 नंबर सबसे ज्यादा लोगों के है। आगे मैं समझाऊंगा इसको, बस एक रफ स्केच दे रहा हूँ। मीडियन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके ऊपर भी इक्वल लोग हो और नीचे भी इक्वल हो। मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जिसमें 20 लोग ऊपर हो और 20 लोग नीचे हो, वो जो नंबर होगा उसको मीडियन कहेंगे। आगे मैं समझाऊंगा। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती है, नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ठीक है। इतना तो तुम लोग अभी तक जान ही चुके होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यार ये डेटा होता है, डेटा भी 2 तरह के होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा मतलब वो होता है जैसे कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ली, हाइट बताओ अपने क्लास की, तो भाई किसी की 155 सेंटीमीटर, किसी की 160, किसी की 177, किसी की 180 सेंटीमीटर, इस तरीके से करके अलग अलग तुमने लिखा ना, अलग अलग डिस्क्रीट वे में तुमने लिखा, तुमने कोई भी ग्रुपिंग नहीं की। जबकि यहाँ पे क्या, ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा भी 2 टाइप के होते हैं यार, कौन कौन से, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डेटा। नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में पहली चीज क्या है, ग्रुप्ड। देखो मैंने ग्रुप बना लिया ना, 0 से 10, 10 से 20 नंबर किसके है, 20 से 30 नंबर किसके है। यहाँ पे क्या मैंने ग्रुप बनाया, 0 से 9 किसके है, 10 से 19 किसके है, 20 से 29 किसके है। मैंने ग्रुप बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग रखे थे, ठीक है ना, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया था। अगर मैं ऐसे करे तो 150 से 170 सेंटीमीटर किसकी हाइट है, वो एक ग्रुप में आ जाओ, तो ऐसा होता कि हाँ मैंने ग्रुप बना दिए, ठीक है। अब तुम ये देखो कि यहाँ की इस क्लास, इनको क्लासेस कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ग्रुप बनाया ना, इन ग्रुप्स को तुम कहते हो क्लासेस,
ठीक है ना, इन ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लासेस। और ध्यान से देखोगे इस ग्रुप में कोई भी लाइन बच नहीं रही, मतलब कि ये 10 0 से 10 तक था, ये 10 से 20 शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे 0 से 9 है ये, और ये 10 से शुरू हुआ, मतलब कि एक 9 से लेके 10 तक के बीच की वैल्यू जो है 9.1 9.2 9.3 ये सबको तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, उनको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा। ठीक है ना, ये होते कंटिन्यूअस डेटा। ओके, चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज कितनी बार हुई। मैं आपसे पूछूं कि आप अगर कहते हैं किसी भी तरीके से आपने कुछ भी पढ़ा, तो आपने इस सब्जेक्ट को आज, मैंने मैथ्स पूछा, तुमने मैथ्स को आज कितनी बार पढ़ा, तुम कहोगे मैंने सर मैथ्स को 4 बार पढ़ा आज। तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडिंग मैथ्स वाज 4। समझ रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यार दो तरह की होती हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वैसी बात है, डिस्क्रीट कैसी होती है एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ बनाने की कोशिश भी मत करना और ना ही मैं बनाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, मार्क्स है देखो 40 50 60। एक बच्चा था उसके 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, 60 मार्क्स है। ठीक है, 40 मार्क्स तुम्हारी क्लास में कितने लोग क्या है, 3 लोग क्या है। 50 मार्क्स तुम्हारी क्लास में कितने लोग क्या है, 4 लोग क्या है। 60 मार्क्स तुम्हारी क्लास में कितने लोग क्या है, 5 लोग क्या है। तो ये है फ्रीक्वेंसी, और इसे क्या कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं है, यहां पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मैंने क्लासेस बनाई है। क्लास मैंने अभी बताया क्या होता है, क्लासेस यानी कि ग्रुप्स। 0 से 10 में कितने लोग के नंबर आए, 8 लोग के। 10 से 20 में कितने आए, 10 लोग के। 20 से 30 कितने लोग के आए, 6 लोग के। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये है आपकी क्लास इंटरवल। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार कुछ नहीं है, अभी थोड़ा वो मुश्किल होता है स्टैटिस्टिक्स, जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे भी मुश्किल लगता था कि अच्छा ये कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। लेकिन मैं बताऊं, किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको कई बार पढ़ो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, या फिर वीडियो को नहीं देखना है तो यार कुछ मत करो कि नोट्स बना लो, उसी नोट्स को 4 5 6 बार रिवाइज करोगे, तुम्हें एकदम आसान लगेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव मतलब सबको साथ लेके, सबको साथ लेके। इसका क्या मतलब होता है भैया, देखो इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। मान लो कि तुम्हारी क्लास में कई लोग के नंबर है, 30 से 40 कितने क्या है, 10 लोग क्या है। 40 से 50 9 लोग क्या है। 50 से 60 8 लोग क्या है, ऐसे कर करके। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव 2 तरह का होता है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, देखो क्यूमुलेटिव जो होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। ठीक है, एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप मतलब लेस देन 40 कितनों क्या है, देखो 30 से 40 10 लोग क्या है, तो ठीक है 10। लेस देन 50 कितने लोग क्या है, तो भाई 50 से कम कौन सा है, 30 प्लस 40 भी तो 50 से कम है, तो 10 प्लस 9 19। तो यहां मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी 19, ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 60 कितने लोग क्या है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 10 प्लस 9 प्लस 8। लेस देन 60 कितने लोग क्या है, तो क्या करोगे 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7। देखो ना 50 टू 60 है ना, ये कितना है, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। लेस देन 70 कितने लोग क्या है, तो तुमने यहां लिख दिया लेस देन 70 34। लेस देन 80 कितने क्या है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मैं कहूं लेस देन 60 कितने लोग क्या है, मतलब ये 60 है। 30 से 40 भी 60 से नहीं छोटा है, 40 से 50 भी 60 से छोटा है, और 50 से 60 में भी 60 मैक्सिमम है, तो ये भी छोटा होगा ना। तो कितने लोग क्या आएंगे 60 से कम, 10 प्लस 9 प्लस 8 कितना हुआ 27। देखो 27 है यहाँ पे। क्या ये समझ में आया सबको। वैसे ही मोर देन टाइप होता है। मोर देन मतलब मोर देन 40। अच्छा ये बताओ मोर देन 40 40 से ज्यादा कितने लोग के नंबर आए, तो 30 से 40 क्या 40 से ज्यादा है, नहीं, तो इसको हटा देंगे। चलो ठीक, 40 से 50 40 से ज्यादा है, हाँ। 50 से 60 हाँ, 60 से 70 हाँ, 70 से 80 हाँ। इन चारों को ऐड करो, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 क्या आएगा 30। तो ये मैंने यहां लिख दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समझ में आया, आई होप ये समझ। वैसे ही दूसरे भी है, ठीक है, मोर देन 50 मोर देन 70 इस तरीके से करके। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं मोर देन 80, तो मोर देन 80 तो क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि 80 तो हाईएस्ट है। 80 से ऊपर तो किसी के नंबर ही नहीं आया, तो 0 हो जाएगा। समझ गए इस बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो
अब यार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती यार, बस टोटल फ्रीक्वेंसी जो आपकी 50 आई जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। एग्जाम्पल के ही तौर पे मैं जस्ट बता देता हूँ तुम लोग को, कुछ नहीं करना। मान लो जैसे कि ये 30 to 40 है, तो मैं पूछूं इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 30 to 40 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 10। ठीक है, सारी की फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, कितनी हो गई? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 इंटू 100। जो आंसर आएगा वो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी क्लास की जो स्पीड होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है, रीजन बीइंग कि मैं क्या कोशिश करता हूं कि यही वीडियोस आप अपने रिवीजन टाइम पे भी देख सको, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो फालतू की 3-4 क्लासेस को लूंगा, ठीक है, तुम्हारा भी टाइम बढ़ाऊंगा, मेरे को व्यूज या उससे कोई मतलब नहीं होता उतना ज्यादा। ये होता है यार कि एक मोटिवेशन मिलता है जब ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कि मैं जबरदस्ती किसी चीज को जो एक बार में कर सकूं उसको कई बार में करने की कोशिश करता हूं। इसलिए अगर स्पीड ज्यादा लगती हो तो पॉज करके देखा करो, नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट यार, हो जाएगा, अभी चिंता मत करो, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ वैसे। ऑल द बेस्ट कहाँ से आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यार, जो तुमने डेटा बनाया ना, तुमने देखा होगा कि हर जगह ग्राफ बने होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ किसके बेसिस पे बने होते हैं? डेटा के बेसिस पे बने होते हैं। डेटा आपने क्लासिफाई कर लिया, ये डेटा था, आपने इसको क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने मतलब उसको रिप्रेजेंट भी तो करोगे। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं यार? देखो, एक बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम को लोग कई बार बार चार्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं, उसको भी मैं आज बता दूंगा, ठीक है ना। ये गलत होता है, हिस्टोग्राम और बार चार्ट दोनों अलग अलग होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है और ऑजिव होता है, ठीक है ना। ऑजिव दो तरह का होता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेस देन टाइप को कहते हैं हम लोग राइजिंग कर्व, और मोर देन टाइप को कहते हैं हम लोग फॉलिंग कर्व। इंपॉर्टेंट इनमें से बस 2 ही 3 होते हैं वैसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं होता यार, जो फ्रीक्वेंसी बनाई ना, जैसे तुमने, मैं भी बताता हूँ, चलो अच्छा। जैसे ये देखो, ये है हमारा बार चार्ट, ये तुम्हें बार चार्ट दिख रहा होगा हमारा, ठीक है ना। अब बार चार्ट और ये है हिस्टोग्राम, मैं दोनों एक बार में पहले समझाऊं, ये तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। ये तो तुम्हारी पाई चार्ट है, ये सबको पता होता है, ठीक है ना। ये पाई चार्ट है, पिज्जा जैसा दिखता है। ये है हमारा बार चार्ट और ये है हमारा हिस्टोग्राम। लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये दोनों एक ही है, नहीं। हिस्टोग्राम ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एज कंपेयर टू बार चार्ट। क्यों? पहली बात तो ये याद रखना कि जो वाई एक्सिस है इसमें हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी, हमेशा कोई भी चार्ट होगा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आएगी, ठीक है। इतना क्लियर। चलो अब तुम देख लो, बार चार्ट है, इसमें कार कितने 10, और ये जो भी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, ये स्कूटर तुम्हारी, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ यानी कि विड्थ, कितना चौड़ा है ये मैटर ही नहीं करता। ये तुम्हारी मर्जी, तुम कितना चौड़ा बनाओ, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसकी सिर्फ हाइट इंपॉर्टेंट होती है। ये तुम इसको, इसी ग्राफ को तुम इतना मोटा मोटा भी बना सकते थे, समझ रहे हो, कोई मैटर। लेकिन इसकी ब्रेथ भी मैटर करती है, देखो इसकी ब्रेथ भी मैटर करती है। क्यों? क्योंकि नीचे क्लास इंटरवल है, देखो ये क्लास इंटरवल है। अगर यही ब्रेथ जो तुम्हारी थी, ये 50 से अगर मैं इतनी मोटी कर देता तो ये 60 हो जाती। इसका मतलब क्या होता कि 40 से लेके 60 तक क्या फ्रीक्वेंसी है? 35 फ्रीक्वेंसी है, समझे बात को, या 40 फ्रीक्वेंसी है, इस बात को समझे। इसकी ब्रेथ भी मैटर करती है। इसका मतलब कि इतना मोटा हो जाता ना, तो फिर क्या हो जाता कि यार 40 से 60 तक क्या है फ्रीक्वेंसी? 35 या 40। लेकिन ऐसा है नहीं, देखो 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ देखो 10 से 20 तक फ्रीक्वेंसी क्या है? 10, 20 से 20, 30, 20, ऐसा, समझे बात को। तो इसकी ब्रेथ भी मैटर कर जाती है। और फिर ये हमारा आता है भाई पाई चार्ट। जैसे ये हमारा आ गया पाई चार्ट, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। पाई चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है यार? पाई चार्ट में देखो, पहली बात तो आपका एंगल, जिसका एंगल जितने, देखो 140 डिग्री का ये बना, 60 डिग्री का ये बना, 160 का ये बना, ऐड करोगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री। हमेशा एंगल 360 डिग्री के इक्वल आएगा। दूसरी बात, कैसे कैलकुलेट करोगे क्या एंगल? जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुम इंटू 100 करते थे ना, इसको इंटू 360 डिग्री कर देना बस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फॉर्मूला था, उसी को फॉर्मूला को बस 360 से मल्टीप्लाई करना 100 की जगह, और कुछ नहीं है। जो एंगल आएगा वो यहाँ पे प्लॉट कर देना। जिसका जितना ज्यादा एंगल होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। समझे बात को? बस और कुछ नहीं है। इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अभी नहीं करा पा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं उनको भी कराऊंगा, ठीक है। चिंता मत करना यार, मेरे को सच में टाइम नहीं मिलता, वरना मैं करा देता।
और मैं कराऊंगा उसको जरूर। तब तक के लिए ये समझ में आ गया होगा कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट क्या होता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में सेंट्रल टेंडेंसीज आ गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेटा के बारे में हमने पढ़ा कि डेटा होता क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़े, ठीक है। अब मैंने तुम्हें डेटा दे दिया, डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका दे दिया, लेकिन एनालाइज भी तो करना है ना। हाँ यार, एक चीज याद रखना, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब का सब मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ कह सकते हो कि एनडीए में आता है ये, लेकिन ये बेसिक है टॉपिक, ठीक है। यहीं से आप एनडीए से आप मतलब जो भी टॉपिक्स मैथ के हैं आप सीखना शुरू करते हो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि आगे है, जैसे कि मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपको किसी कंपनी ने आपने डेटा दे दिया, ठीक है भाई, मैं डेटा दे दिया, अब उसको रिप्रेजेंट करना भी सीख गया, ठीक है, रिप्रेजेंट करना सीख गया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है, एनालाइज, वो तो तुम करे ही नहीं ना अभी तक, तो अब वो करो। यही सबसे टफ होता है, यही जो करते हैं मशीन लर्निंग वाले बच्चे करते हैं, ठीक है, जो भी आपके डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो यही करते हैं। चलो इसको मैं रब करता हूं। क्या है ना, ऐसा क्योंकि मैंने अभी जस्ट जो मेरा एग्जाम हुआ ना वो मशीन लर्निंग का ही था, तो इसलिए मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादा आ जा रहा हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं, जहां पे आपका डेटा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है ना, किसी भी चीज का सेंटर। अगर सर्कल बनाने को मैं कहूं, तुम क्या पूछोगे, सर्कल बनाने में पहले पूछोगे ना कि सेंटर कहाँ है, तो वही चीज है सेंट्रल टेंडेंसीज। तीन तरह की होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, तीनों को समझाऊंगा। मीन भी तीन तरह का होता है यार, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये तीनों मैथमेटिकल होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों जिन्होंने मेरे सीक्वेंस सीरीज की क्लासेस की उनको पता होगा अच्छे से, मैं यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और एक चीज कि जैसे अर्थ, वहां पे आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज इसकी बताई भी थी, आप वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने ये स्टार्टिंग की सीक्वेंस सीरीज की वीडियो है, उस पर जाके देखना। मीडियन और मोड होते हैं पोजिशनल, ये हमें बताते हैं क्या, पोजिशन, कि भाई कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, किस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर मैं पूछूं आपका डेटा है तो किस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि मैं पूछूं कि अगर आप बैठे हो तो मैं पूछूं आपका घर कहाँ है, तो वो मीडियन और मोड बताने का काम करते हैं, लोकेशन। बट घर कितना बड़ा है वो आपका बताता है मीन। समझ रहे हो इस बात को, इसीलिए मैथमेटिकल टर्म है। और इनको कुछ बार कहते हैं हम लोग लोकेशनल सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ये तीनों ही हमारी लोकेशन बताने का काम करती है, इसलिए हम लोग लोकेशनल सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। ये होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यार, अब जैसे अर्थमेटिक मीन मैंने बता दिया, अर्थमेटिक मीन किस लिए काम आता है, मैथमेटिकल टर्म होता है। डेटा मैंने बताया ग्रुप्ड होता है, अनग्रुप्ड होता है, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। एसेंशियली जो आपका लॉजिक है ना वो सेम है, लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करना, सब समझ जाएगा, ठीक है। चलो, फॉर अनग्रुप्ड डेटा डायरेक्ट मेथड होता है, जो तुम्हें टेबल्स दी हुई है, ठीक है, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी, चलो x1 x2 ऐड करके डिवाइड कर देना, चलो मान लो 3 4 5। अब मैं पूछ लूं इसका अर्थमेटिक मीन निकालो तो क्या करोगे, 3 + 4 + 5 कितनी है, 3 है ना, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है। चलो, नोट्स जरूर बनाते रहना है, ठीक है। नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर में, तो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब 6 से 7 बार रिवाइज करोगे धस जाएगा दिमाग में, निकलेगा ही नहीं, और आप आराम से 20 नंबर तो स्कोर कर लोगे भाई। 20 नंबर का स्कोर कर लिए ना, आप समझ लो कि मेरिट आउट और मेरिट इन का डिफरेंस होता है। 380 वाला बच्चा हमेशा घबराया रहेगा, लेकिन 400 वाला बच्चा हमेशा श्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको अंदर जाना ही है इसको, तो ये 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको एक ही चैप्टर से मिल रहे तो इससे बेहतर बात क्या। अभी प्रोबेबिलिटी ले आऊंगा तो 10-15 नंबर और आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से मैंने काफी टॉपिक्स करा भी दिए हैं, ठीक है, और काफी कराऊंगा भी, चिंता मत करना। एक इनडायरेक्ट मेथड होता है यार, इसको तो शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है वैल्यूज बड़ी बड़ी, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू 1147 1836 1974 1347, अब इसको ऐड करते रहोगे भाई बहुत टाइम होगा, तो हम अज्यूम कर लेंगे कोई भी एक मीन। मैं मान लिया कि कोई एक मीन होगा, जैसे मुझे दिख रहा है कि ये इतने सारे, तो मैं मान सकता हूँ कि 1500 के आसपास इसका मीन होगा, तो मैं 1500 को मान लूंगा ए। उसके बाद मैं निकालूंगा डेविएशन। डेविएशन क्या होता है यार, देखो जैसे 1147 माइनस 1500, 1836 माइनस 1500, 1974 माइनस 1500, इसको ऐड करता जाऊंगा। देखो लिखा ना xi माइनस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 4 जो कि यहाँ पे है, निकालोगे आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा आपको। मैंने पहले बताया था, दिस इज अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन लर्निंग बट ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए इसमें। चलो, अभी मैं तुम्हें बताऊं तो मैं एग्जाम दे रहा था, इसी का था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ही था।
आता मेरे को सब था, लेकिन फिर भी मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। रीजन बीइंग क्योंकि कैलकुलेशन की आदत नहीं थी। समझ रहे हो, कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करके रखना। वहां पे जाके पैनिक हो जाओगे। मेरे साथ ये हुआ है, अभी भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी, अब इससे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? अब ये बताओ, इसी को ना वेटेड मीन भी कह देते हैं। 10 जगह 10 लोग बताएंगे तुम्हें। ठीक है, मैंने एक ही जगह बता दिया है। वेटेड मीन भी इसी को कहते हैं, कोई और डिफरेंस नहीं होता है इसमें। ठीक है, वेटेड मीन डायरेक्ट मेथड होता है एक, जो फ्रीक्वेंसी दी है उसी से उसको मल्टीप्लाई करते रहो और नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया मैंने। समेशन तो तुम लोग को आता होगा ना भाई। देखो, अगर मैंने लिख दिया ना कोई चीज समेशन ऑफ एक्स आई, इसका मतलब यही होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जहां तक है वो। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। वैसे लोग कभी कभी ऐसे ही लिख देते समेशन ऑफ एक्स आई, तो मतलब कि सारे का सम। अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रोडक्ट एक्स आई, तो इसका मतलब होता है कि x1 इंटू x2 इंटू x3 ऐसे करके। ठीक है ना, ये पाई होता है, ये समेशन का साइन होता है, ये पाई का साइन होता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लगाया था, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, शायद तुम लोग को समझ में आए। हाँ, एग्जाम्पल है तो। और एक शॉर्टकट मेथड होता है यार, वही होता है अज्यूम कर लेना एक मीन। ठीक है ना, एक मीन को अज्यूम कर लेना, फ्रीक्वेंसी जो दी होगी उसको डी से मल्टीप्लाई करना। क्या था? डेविएशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए। अज्यूम्ड मीन को सबसे माइनस कर देना, डिवाइड कर देना एन से। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, एग्जाम्पल समझ लो। चलो देखो, मैंने कहा फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, मीन वेज निकालें 800। इसकी क्या दिया हुआ? देखो ये दिया हुआ है आपका क्लास, जो मैं बोलता रहता हूँ इंटरवल, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये तुम्हें खुद पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुमने यहाँ क्लास इंटरवल लिखे, वेजेस 800, 820, 860, वर्कर्स के वो लिखे, तुमने क्या लिखी? फ्रीक्वेंसी एफ लिख दिया। अब मैंने क्या कहता, तुम एक अज्यूम करोगे ए, तुम्हें दिख रहा होगा ए कैसे अज्यूम करोगे? 800 से लेके 1000 तक गया है। ठीक है, तो इसका मीन निकाल लो, क्या होगा? 900। तो यूजुअली हम लोग बीच वाली वैल्यू लेते हैं, इसी के आसपास आएगी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मैंने ए अज्यूम कर लिया 900। चलो ठीक है, ए अज्यूम कर लिया मैं 900। उसके बाद क्या? उसके बाद यार ये डेविएशन है। देखो मैं डेविएशन निकाला, क्या किया? 800 में से 900 माइनस किया, क्या आया? -100। वैसे 820 में से -900 किया, वैसे सब में से मैंने -900 किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो लिख दिया। देखो वैल्यूज छोटी हो गई, तुम्हें कितना कैलकुलेट करना पड़ता है? 800 प्लस 820 प्लस 860। अब तुम्हें क्या करना है? इनको प्लस करना, और ये कटती है वैल्यूज। देखो ये वैल्यूज जो है कटेंगी, ये वैल्यूज अभी कैसे देखना। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू -100 से -700, 14 इंटू -80 -1120, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम निकाला, क्या आया? 100। यही मेरा n होता है। मैंने यहाँ एफ आई इंटू डी आई निकाला, क्या है? -800। ठीक है ना, -880। अब मैंने अज्यूम मीन किया था 900 प्लस 1/n था, जो कि था मेरा 100, समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो कि है -880। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 891 यही है आपका मीन। समझे? आई होप तुम्हें तरीका समझ में आ गया हो। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो तुम्हें समझ में आ गया, बस इससे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ही है यार। अब एक होता है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है यार? ध्यान से देखना, स्टेप डिवीजन मेथड में एक्स बार है, ए है, एच। अब देखो पिछला वाला फॉर्मूला जो था ना, वो था कुछ ऐसे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। तो तुम्हें इसमें एक यू आई दिख रहा होगा कुछ अलग, एक एच दिख रहा होगा कुछ अलग। कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है। इस फॉर्मूले को आसान बनाने की टेक्निक। जब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा था कि ये -100 -80 -40 20 है ना, ये सब के सब क्या 20 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? हाँ, तो अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये देखो, अभी तुमने -7 इंटू -100 किया तो -700 आया। अब अगर ये -5 कर देता मैं, अगर इस वैल्यू को 20 से डिवाइड करके, तो ये क्या हो जाता? 7 इंटू -5 -35 तुम्हें करना पड़ता। देख रहे हो, -700 से -35 हो गया। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। एच क्या है? वो कॉमन नंबर जो सभी एफ आई डी आई को डिवाइड कर सके। ठीक है, वही यू आई हो गया। देखो एक्स आई माइनस ये हम लोग निकाल लेते,
यहां भी हमने क्या निकाला, डी आई यही तो है, एक्स आई माइनस ए, उसको मैंने इस नंबर से डिवाइड कर दिया जो सब नंबर को डिवाइड कर सके, ठीक है ना। अभी इसका एग्जाम्पल अगर होगा तो मैं समझाता हूं, देखो ये एग्जाम्पल है, इसको समझना कोशिश करना, ठीक है। चलो देखो, अप्लाई द मीन स्टेट डेविएशन मेथड, ठीक है, मीन स्टेट डेविएशन मेथड लगाते हैं। देखो क्या है, अब सुनो, देखो ध्यान से, मैंने फिर से वही क्लास यहाँ पे करी, वेरिएट या क्लास जो भी, ठीक है, ये वैल्यू है, ये आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने प्लॉट कर दी, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। अब तुमने क्या निकाला, डेविएशन, मैंने पहले अज्यूम किया, देखो 5 से लेके वैल्यू कहां तक जा रही है, 50 तक, तो सबसे अच्छा अज्यूम मैंने किया। अज्यूम किसको करोगे, किसी को भी कर सकते हो अज्यूम, लेकिन मैं 30 को करूंगा अज्यूम, या 25 को कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे किया 25 को अज्यूम, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बीच का नंबर है, देखो यहाँ पे लिखा है लेट द अज्यूम मीन बी 25। और अब मैंने निकाला इसका डिविजन, यहां तक अभी आपको h से कोई मतलब नहीं, यहां तक निकालो पहले h से, -20 -15 -10 आ गया, ठीक है। सारे नंबर क्या 5 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ, तो 5 से डिवाइड करूँ और छोटा हो जाएगा, हाँ, तो अब मैंने h को क्या मान लिया, 5, h को मैंने 5 मान लिया, तो देखो अब डिवाइड करो क्या हो जाएगा, -4 -3 -2। अब इस फ्रीक्वेंसी को इस ui से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, 20 इंटू -4 -80, वैसे ही 43 इंटू -3 -129, ऐसे किया, इसको मैंने क्या कर दिया, सम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आ गया, अब बस फॉर्मूला में रख दो, 25 जो कि मैंने अज्यूम किया था, 5 जो इससे मैंने डिवाइड किया, और जो मैंने ऐड किया -214/384, आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ एल्गोरिथम है, मैंने फिर कहा है पहली बार में टफ लगता है, लेकिन जब आप समझने के कंप्लीट कर दोगे तो फिर बहुत ही हलवा सा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी तक मैंने किसके लिए बताया था, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा मतलब कि देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा अलग अलग देती थी, 5 10 15 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है जैसे 5 से लेके 15 तक, 25 से लेके 30 तक, 35 से लेके 40 तक, ऐसे करके लिखा हो, तो कैसे निकालोगे, कुछ मत करना, ठीक है ना। इन सब के एक होता है मिड पॉइंट, 35 से 40 का मिड पॉइंट क्या हो, 35 + 40/2, इसको कहते हैं क्लास मार्क, यही कहते हैं शायद, मुझे ढंग से नहीं याद आ रहा, इसको चेक कर लेना, वैसे क्लास मार्क ही कहते हैं। तो जस्ट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, ठीक है ना, एंड देन प्रोसीड इन द सिमिलर वे, जस्ट जैसे तुमने मिड पॉइंट निकाले, जहां पे अभी x था ना, उसकी जगह मिड पॉइंट लिख देना बस, और सारा वही तरीका करना। अभी मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, ऐसे करके ना। देखो अरिथमेटिक मीन, अभी तक हमारी क्लास में क्या रहती थी, ये जो क्लास की वैल्यूज हैं ये अभी तक कैसी रहती थी, ये रहती थी ऐसे 10 15 20, लेकिन अब ये ग्रुप में आने लगी, देखो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 20, ऐसे आने लगी। अब कैसे निकालोगे, मैंने कुछ क्या कहा, क्लास मार्क निकालोगे, यानी कि मिड वैल्यू, 0 से 8 की मिड वैल्यू 4, 8 से 16 की मिड वैल्यू 12, ऐसे करके निकाल लिया। फिर सेम जैसे तरीका अभी तक था, फ्रीक्वेंसी निकाली आपने, जी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब क्या है कि मैं इसका अज्यूम करूंगा मिड पॉइंट, ए अज्यूम मीन 444, ठीक है ना। अज्यूम करने के लिए सबसे इजी क्या होता है, 4 + 44 / 2, क्या आएगा 24। आप 24 के आसपास की कोई वैल्यू लो, ठीक है, लेकिन क्योंकि 24 कोई वैल्यू नहीं है, यूजुअली हम लोग अज्यूम करते हैं जहां पे ये वैल्यू है, 28 ये वैल्यू है, मैं 28 अज्यूम कर ली, तुम 24 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 28 लिया, अब मैंने लिखा 8 7 16 24, मैंने डेविएशन निकाला होगा, 4 5 20, ठीक है ना, इसी तरीके से मैंने डेविएशन निकाला होगा। अब मैंने सोचा कि यार ये सब के सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से, जब 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया इन सबको, ठीक है। fi इंटू ui कर दिया मैंने, fi इंटू ui से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया, इसका सम निकाला 77, इसका सम निकाला -25, फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला क्या था, फिर से देखो अज्यूम मीन प्लस जो मैं fi di कर रहा था उसकी जगह क्या लिख दोगे, fi ui, ठीक है, बाई n इंटू जिससे डिवाइड किया था आपने उसको मल्टीप्लाई कर दो h, क्या समझ गए, वही फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, परेशान मत होना कि फॉर्मूले बड़े बड़े, एक बार कॉपी पे लिखना, तुम्हें सारे फॉर्मूले एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, फॉर्मूले के पीछे क्या हो रहा है, अगर वो तुमने पकड़ लिया भाई फिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ बकवास है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अगर मैं कह दूं तुम्हें कोई दो डेटा सेट दे दिया गया, ठीक है, दो डेटा सेट दे दिया गया, उनका कंबाइंड मीन निकालो। मतलब कि मैंने एक डेटा सेट दिया जिसका D1 है, दूसरा डेटा सेट दिया D2, दो बैग दिए मैंने। एक में N1 नंबर के ऑब्जेक्ट्स थे या ऑब्जर्वेशन है, एक में N2 नंबर ऑफ डेटा है या एंट्रीज है। इनको एक्सेल की तरह देखा करो। जब भी मैं डेटा, MS एक्सेल सबने यूज किया होगा ना, दो डेटा दे रहा हूं मतलब कि दो स्प्रेडशीट दे रहा हूं। N1 N2 मतलब कि दो एंट्रीज, एक स्प्रेडशीट में मान लो 100 एंट्री, दूसरे में 200 एंट्री है, ठीक है। इसका मीन x1 बार है, इसका मीन x2 बार है। अब मैं कह दूं इन दोनों को मिला के क्या मीन आएगा, लो देखो भाई, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, सेंटर मीन, इसको जो कंबाइंड मीन होगा क्या हो, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या तुम्हें खुद से मीन का फॉर्मूला नहीं लग रहा, जो मैंने वेटेड मीन बताया था उसी का फॉर्मूला नहीं है ये? तो तुम देखोगे सब रिलेटेड है, ठीक है ना, सब रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ो, अभी है टाइम, अच्छे से करो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन जो कि पूछ देता है, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में, जैसे कि कुछ ज्यादा छोटा नहीं कर दिया मैंने इसको, अभी अभी जस्ट मैं बाल कटवा के आया यार, समय नहीं मिल रहा, पता है, एकदम टाइम नहीं मिलता। अभी मैं पेपर खत्म हुआ, मैं सोचा बाल कटा के, मैं सोचा तुरंत इसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो लोग वेट कर रहे हैं वो लोग भी यार काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको पहले रिकॉर्ड करके दिया जाए, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज क्या होती मीन की यार, ये डिपेंडेंट किस पे होता है, ओरिजिन पे, और इंडिपेंडेंट होता है स्केल पे। अब यार ये दोनों का मतलब होता है, लेकिन यार ये रिवीजन कॉन्सेप्ट वीडियो है, तो इसलिए मैं समझाऊंगा नहीं इनको, इसको याद कर लेना, डायरेक्ट ही पूछता है, ठीक है, ऐसी कोई खास चीज नहीं पूछता। तो ये डिपेंड करेगा ओरिजिन पे, ये इंडिपेंडेंट होगा ऑफ स्केल के, ठीक है। दूसरी बात, इफ यू टेक एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डेविएशंस अबाउट मीन इट विल बी जीरो। जो तुम xi बार xi माइनस a कर रहे थे ना, अगर इस अज्यूम मीन को रियल मीन कर दोगे, ठीक है ना, xi माइनस x बार, और इसका सम करोगे, ठीक है ना, तो हमेशा जीरो आएगा, ये कह रहा है हमेशा, ठीक है। चलो, और xi माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन, ठीक है ना। जो xi माइनस a का स्क्वायर करते हो, अगर इस a जो अज्यूम्ड मीन होता है वो जितना करीब लोगे मीन के, उतनी छोटी वैल्यू आएगी, समझ रहे हो। यानी कि अगर ये मीन रियल हो गया होता और इसका मैं समीशन करता, तो ये मिनिमम आता। अगर x बार की जगह कोई और लेता नंबर यहाँ पे, तो वो और बड़ा होता है इससे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ये मत कहना कि ये जीरो हो रहा है भैया और ये मिनिमम कैसे हो रहा है, ये एल्जेब्रिक सम है, ये कटता जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको xi माइनस x बार कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे समीशन से xi हो जाएगा, और माइनस समीशन x बार क्या होता है, जितनी आपकी वैल्यूज थी, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता जाएगा। मैं ज्यादा नहीं समझा सकता इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना अभी समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन पे आते। मैंने बोला था तीन तरह के मीन होते हैं, एक मीन मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन मैंने बताया है आपकी सीक्वेंस इजी क्लास में, उसकी वीडियोस देख लेना, अभी से फॉर्मूला बताऊंगा। x1 x2 x3 करके इतनी सारी आपकी एंट्रीज हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो यार मल्टीप्लाई करना और 1/n की पावर से डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल मैंने तो मान लो 2 3 4 5 है, मैं कह उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, क्या करोगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। कितनी एंट्रीज है, 4, 1/4, 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, 120 की पावर 1/4, कैलकुलेट कर लेना, जो भी कैलकुलेटर से है वही आंसर होगा, वही ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, अब मैंने वैसे ही कहा, मैंने दो एक्सेल शीट दी है आपको, कोई बात नहीं, मैंने दो दे दी, उसमें कुछ एंट्रीज थी, N1 एंट्रीज थी, N2 एंट्रीज थी। मैंने कह दिया यार एक की ज्योमेट्रिक मीन 1 है, एक की ज्योमेट्रिक मीन 2 है, आप बताओ इसकी कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी। कुछ नहीं यार, फॉर्मूला लेना, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन जो कंबाइंड है, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड इज इक्वल टू N1 log ज्योमेट्रिक मीन 1 N2 log ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 2 अपॉन N1 प्लस N2। ये भी तुम्हें वेटेड मीन जैसा ही फॉर्मूला लग रहा होगा, वैसे ही फॉर्मूले होते हैं सब। यहाँ पे मैंने लॉग कर दिया, ठीक है ना, यहाँ बस मैंने GM1 GM2 ये लॉग कर दिया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसको याद करने की कोशिश करना, कोई टेंशन नहीं, कुछ बड़ा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन यही मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन तुम्हें हर चीज एक जगह मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ रखा। हार्मोनिक मीन होता है यार n अपॉन 1/x1 1/x2 1/x3। जैसे मैं कह दूं 3 4 5, इसका हार्मोनिक मीन निकालो, क्या करोगे, कितने हैं, 3 है, अपॉन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, जो आएगा वही हार्मोनिक मीन होगा आपका,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्रुप्ड डेटा, अगर ग्रुप्ड डेटा हो जाए तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि जो ये 3 था, 3 3 3 4 और 5, इसका निकालो, कैसे निकालोगे? 5 हो गए, 5 अपॉन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, यही करोगे? ये बताओ, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 की, 3 है ना, अगर मैं ये कर दूं इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, 1 प्लस 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, यही तो है यार। 1/3 को 3 बार मैंने किया तो इसको 3 × 1/3 कर सकता हूँ, वही मैंने यहाँ कर दिया है। समझ गए? इसका मैंने तुम्हें बेसिस बता दिया कैसे आया है। तो वही है यार, ये फ्रॉग ग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी दी होंगी, फ्रीक्वेंसी को ऊपर ऐड कर देना, ठीक है ना, एन अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्स आई, फ्रीक्वेंसी अपॉन x2, फ्रीक्वेंसी अपॉन x3, सम करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मुलेज हैं, मैंने पहले ही कहा था फॉर्मुलेज होंगे, लेकिन ये कुछ फॉर्मुलेज ऐसे नहीं जो याद करना पड़े यार, ये लॉजिक वाले फॉर्मुलेज हैं, समझ रहे हो? इसमें इतना कुछ याद नहीं करना पड़ रहा आपको, खासकर मैं जब आपको बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, तो इसलिए इसको डरना मत। हर फॉर्मुले के बाद मैं ये चीज कहता हूँ, डरना मत, करते रहना, ठीक है, पहुंचोगे एनडीए। एनडीए में इससे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होंगी यार, ये तो सिर्फ फॉर्मुले है। देखो एग्जाम्पल भी आ गया, चलो आपकी हेल्प के लिए एग्जाम्पल भी आ जाता है। हार्मोनिक मीन निकालना है इसका भाई, चलो ठीक है निकालेंगे। ये क्या है? आपके क्लास मार्क्स हैं और ये आपकी है फ्रीक्वेंसी, ठीक। 30 39 42 49 ऐसे करके दिया है। मैंने हमेशा कहा जब भी इस तरीके से कुछ भी हो, क्या करोगे? इसकी क्या निकालोगे? मिड वैल्यू निकालोगे। ये आपके क्लास मार्क्स दिए, मैंने इसकी मिड वैल्यू निकाली 34.5 44। कैसे आया भाई? कुछ मत करना, 30 प्लस 39/2, कुछ भी नहीं, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो फ्रीक्वेंसी दी थी 2 3 4 11, मैंने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया 100, ठीक है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी मतलब 2/34.5, तो ये आया 3/44.5, तो ये आया। ऐसे करते करते मैंने समेशन लिया उसका, ठीक है। और क्या कहा था? समेशन ऑफ एफ मतलब 100 अपॉन ये 1.4638, जो आया वो आपका हार्मोनिक मीन है, ठीक है। कुछ नहीं है यार, एक बेसिक तरीके के फॉर्मुलेज हैं, बस उनको करते रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट पे। ये जो प्रॉपर्टी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं और इसको याद कर लो, 10 बार लिखो इसको। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन अनटू हार्मोनिक मीन, इसको याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? x1 x2 मल्टीप्लाई करके की पावर 1/n। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? x1 प्लस x2 डॉट 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 अपॉन n। ये क्या होता है? n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2, ऐसे कर करके, ठीक है। यही है, मैंने बताया भी सीक्वेंस सीरीज में, तो कर लेना। एक और चीज मैंने बताई थी कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये भी मैंने सीक्वेंस सीरीज में बताया था, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। इफेक्टिवली तुम देखोगे ना, मैंने तुम्हारे सारे चैप्टर्स कवर करा दिए हैं, बहुत कम से बाकी रह रहे हैं, बट मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, करने चाहिए, और चाहिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होता है ना, जो वीडियो में बनाता हूँ ना, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं होती इन सबकी, ठीक है। मैं जस्ट आता हूँ, पढ़ा देता हूँ, चला जाता हूँ। इनके पीछे मैं ज्यादा एफर्ट करता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, उस पर ज्यादा फोकस करके मैं क्या बोलता हूँ, वो तो कभी कभी जस्ट इम्प्रॉम्प्टू होता है यार, ठीक है। चलो यार, फिर मीडियन, मैं बता रहा मीडियन क्या होती है यार, देखो अगर मैं कहूँ ना 2 3, इसको समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो मैं कह रही, देखो 1 1 1 100 140, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। मैं कहूँ इसका मीन निकालो, तो इसका मीन निकालोगे क्या? 1 + 1 + 1 3, 3 + 100 क्या हो जाएगा? 103, और ये कितना हो जाएगा? 243/5। कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं पता, लगभग यार 40 समथिंग आएगी, ठीक है। तू कर लेना ना यार, सारा काम कराते तुम लोग, 48.6 आएगी शायद, ठीक है। मीन क्या होता है? मैंने ये सोचा इसको करके कि मैं मीन निकालूंगा किसके अराउंड सेंटर है डेटा, बट देखो यार कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी हैं,
कुछ वैल्यूज एकदम ही छोटी हैं, और ये 48.6 आ गई। क्या ये सही तरीका बता रहा है? नहीं, क्योंकि यार कुछ वैल्यूज बहुत छोटी, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी है। तो जब ऐसा हो जाता है ना, इनको कहते हैं स्क्यूड डेटा, इनको कहते हैं स्क्यूड डेटा। इनका मीनिंग तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये जब तुम, मैंने वही बताया, जब आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो उसी में समझ आएगा। बट मैं जस्ट बता दूं, मीडियन क्या होता है यार? मीडियन हमें बीच का आइटम बताता है, किसके ऊपर और किसके नीचे सेम लोग हैं। मतलब अगर 10 लोग खड़े हैं, देखो 10 लोग, 1 2 3 4 5, तो यार इन 5 की एवरेज हाइट अलग होगी। मैं कह दूं कोई ऐसा बंदा बताओ जिसके राइट साइड में भी सेम बंदे और लेफ्ट साइड में भी सेम बंदे, तुम क्या कहोगे? ये बंदा वो बंदा है, इसके राइट में भी 2 हैं, इसके लेफ्ट में भी 2 हैं, तो ये हो जाएगा मीडियन। बस यही होता है मीडियन, और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैंने क्या लिखा? इक्वल होते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? मीडियन। जिसके राइट में भी वही चीज, इतने ही लोग हों, लेफ्ट में भी उतने ही लोग हों, उसको कहेंगे मीडियन, ठीक है। चलो, और मीडियन कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मीडियन हमेशा क्लास के ही बीच में का आदमी होता है, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं ये आदमी जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो ये आदमी मीडियन होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मीडियन नहीं होगी, ठीक है। ये आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, पहले तो तुम्हें ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। कंफ्यूज होते हो, हमेशा असेंडिंग में करना, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा असेंडिंग में। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। अगर एन ऑड है, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी ऑड है, अगर 21 23 27 ऐसे, तो क्या करना? n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो होगा आपका मीन। और अगर n मीडियन, और अगर n इवन है, कुछ मत करना, जो n/2 होगा इवन है, मान लो कि, देखो समझाता हूं, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5, कितने हैं? 5 हैं। 5+1/2 क्या आएगा? 3। ये थर्ड पर्सन होगा मीडियन। देखो इसके 2 इधर हैं और 2 इधर हैं ना। अब देखो, जब मैं कहता हूं कि यार लोग बराबर है, P1 P2 P3 P4 P5 और P6, 6 लोग हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 इवन। अब कैसे करोगे? तो यार जो 6 लोग हैं ना, इवन है, 6/2 और 6/2 + 1 यानी कि 3 + 4/2 यानी कि 3.5, क्योंकि तीसरे और चौथे के बीच में एक ऐसा आदमी होगा, हो या ना हो वो अलग बात है, इमेजिनरी एक ऐसा आदमी होगा जो बराबर डिवाइड करेगा, यानी कि 3 इधर डिवाइड करेगा और 3 इधर डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों इवन के लिए यार? क्योंकि यार देखो, इवन में कभी भी तुम बराबर से नहीं बांट सकते। अगर तुम तीसरे आदमी को लोगे तो यहाँ 2 लोग हो जाएंगे, यहाँ 4 लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। अगर तुम चौथे आदमी को ले लोगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो 2 बीच के होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? वही चीज यहाँ पे लिखा है, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी। मैंने तो यार बता ही दिया। चलो, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली वेजेस, ठीक है, ये तुम्हारे कुछ मीडियन दे दिया। पहला स्टेप क्या था? बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने, नहीं, पहला जो मैंने ये दिया है इनको एवरेज असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करो। देखो ये असेंडिंग में आ गया, असेंडिंग में कर दिया। अब मैंने गिनना है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, इवन है। इवन से क्या करो? 10/2 और 10/2 + 1 यानी कि 10 कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, 5th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th। 5 + 6 का मत ले लेना, ठीक है ना, ये नहीं कि 5 + 6/2 कर दिया तुमने, नहीं, 5th और 6th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th कौन सी है? 1 2 3 4 5, 5th ये है और 6th ये, इन दोनों का मीन लोगे 15 + 17/2 तो 16 आएगा। ये होगी ऑब्जर्वेशन। यही मैं कह रहा, फ्रीक्वेंसी को मत कर देना 5 + 6/2 कर दिया, आ गया आंसर, गलत करके चले आओगे, ऑप्शन भी दिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जब होती है तो क्या करते हैं? जैसे कि डिस्क्रीट मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दी, बस और कुछ नहीं, समझ लो, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दी, क्या करोगे? अरेंज करना फिर से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, अभी मैंने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस देन टाइप होती है, और कौन सी होती है? मोर देन टाइप। आप क्या निकालोगे? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप निकालना, n/2 निकालना, ठीक है, जो भी लास्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, और जस्ट उससे जो बड़ा होगा वही मीडियन होगा।
फिर से नहीं समझ आया ना, ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल दे दी, कोई बात नहीं, ये हमारे क्लास वैल्यूज हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं, फिर मैंने बोला क्लास के हिसाब से करोगे, ये नहीं कि छोटी फ्रीक्वेंसी पहले रख दी, ऐसा नहीं कर दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, उसके पहले की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10 + 8, इसकी क्या होगी 11 10 8, इसकी ये सबको ऐड करके, इसकी ये सबको ऐड करके, समझ गए, ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कर दी, ठीक है। लास्ट क्या आई 120 आई, ठीक है, 120/2 करो, क्या आएगा 60। अब 60 से जो जस्ट बड़ा होगा, 60 से बड़ा, यहाँ टेबल में आऊं, ठीक है, ये टेबल में आए, 8 नहीं, 18 नहीं, 29 नहीं, 45 नहीं, 65 है जो 60 से जस्ट बड़ा है, इसकी वैल्यू कौन सी है 20, क्या आंसर 20 होगा, नहीं, मैंने क्या कहा फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होता, इसकी वैल्यू क्या है 5, तो 5 होगा आपका आंसर मीडियन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते, बहुत छोटे छोटे स्टेप यार, इतना चिंता मत किया करो। आगे हम लोग मोड पे। मोड क्या होता है यार, मोड होता है हमारी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जिसकी होती है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। क्या सिंपल से, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, देखो सिंपल सी चीज, ये देखो वैल्यूज दी हुई है 2 3 4 4 8 4 3 4 4, सबसे ज्यादा कौन आया 4 आया ना, देखो 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, भाई 5 बार आ गया। ये 3 भी आया, लेकिन 3 कितनी बार आया, 2 ही बार आया, बाकी तो एक बार आया। 5 बार आया क्या 4, तो उसका मोड क्या हो जाएगा 4, ठीक है। मोड ये नहीं होगा कि 5 बार आया तो मोड मैंने 5 कर दिया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू थी यानी कि 4, ये होगा। अब तुम्हें लगा होगा जो मैं बोलता हूँ ना कि यार एक बार और एम्फेसिस लेकर के बोलता हूँ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम में गलती कर देते हो तुम लोग, ठीक है ना, तुम क्या मैं भी कर देता हूँ, इसलिए मैं तुम लोग को बताता हूँ। और मैं हर बार कहता हूँ यार ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, गलती मेरे से भी होती है, इनफैक्ट टीचर से भी गलती होती है, बट अब वो देखो उनका टाइम चला गया, वो लोग एग्जाम वगैरह नहीं देते ना, मैं तो देता हूँ, मेरा तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, मैंने कुछ किया थोड़ी ना, अभी तो मैं बीटेक के सेकंड ईयर में हूँ, सेकंड ईयर फिनिश होने वाला लगभग, तो उस हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ हाउ अ स्टूडेंट फील्स एंड वेयर अ स्टूडेंट कैन डू मिस्टेक, इसलिए शायद मैं तुम लोग से बेटर कनेक्ट भी कर पाता हूँ और बेटर पढ़ा भी पाता हूँ एज पर योर इनपुट्स, ठीक है। चलो अब मान लो ये कोई डेटा दे दिया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2.5 2.3, क्या करोगे, कुछ नहीं, इनको यहाँ लिखो, 2.2 कितनी बार आया देखो, एक बार, 2 बार, ऐसे काट दिया करो ताकि तुम ना गलत उसको दोबारा नहीं, 3 बार आया, 4 बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4, ठीक, ऐसे ही कर करके सबका प्लॉट कर देना। सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी थी 2.2 की थी भाई, 4 है ना, इसकी मोडल वैल्यू या मोड या फिर मोडल वैल्यू दोनों लिखते हैं, क्या हो जाएगी 2.2, ठीक है। चलो अब मत कह देना 4, मैं कई बार कह चुका हूं, फ्रीक्वेंसी नहीं वैल्यू, ठीक है ना। चलो मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बना के दिया हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी भाई 25, किसकी है 120 की, आंसर मोडल वैल्यू 120, ठीक है। चलो ये जैसे दिया हुआ है, इसकी मैं मोडल वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, ये देखो दिया हुआ 95 4, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी 22, ये दिख रहा है, ये 125 की है, तो 125 इज दी आंसर मोडल वैल्यू, ठीक है। चलो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यार, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल हो, इसको ऐसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कई चीजें कहते हैं, डेटा साइंस का पार्ट है यार ये, ठीक है, मैंने बना दिया क्योंकि बुक्स में रहता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड अगर हो जाए, जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, तो हम ये इन्वर्टेड बेल सा दिखता है, उल्टी घंटी होती है ना वैसा ही दिखता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया भाई, इसको अगर कोई भूल गया ना तो समझ लो भाई एनडीए भूल जाना, फिर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पे, ठीक है। याद करने का तरीका ही बता दूंगा यार, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा मीन, दूसरा क्या पढ़ा मीडियन, तीसरा क्या पढ़ा मोड, ठीक, तो यहां लिखोगे मीन, राइट से लेफ्ट मीडियन मोड लिख दिया, ठीक। मीडियन का अब यहाँ पे इक्वल टू, इतना तो पता नहीं कि मीडियन क्या, यहाँ लिख दोगे इक्वल टू, मीडियन की वैल्यू, मीडियन ज्यादा बड़ा दिख रहा है कि मीन ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मीडियन की स्पेलिंग ज्यादा बड़ी है ना, और मीन की छोटी है, ठीक है। तो यार देखो यहाँ लिख दोगे 3 और यहाँ लिख दोगे 2। एक और चीज याद रखना, कंफ्यूज हो जाओ, मीडियन में कितने 6 लेटर है, इसमें कितने 4 लेटर है, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 2।
ये मैं एनालॉजी इसलिए बताता हूँ, ऐसे ही फॉर्मूले याद किए जाते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले ऐसे ही याद किए, तो अब बीच में लगा देना माइनस, तो कभी नहीं बोलो क्या हो गया। देखो अब मैं तुमसे आंख बंद करके पूछूं भाई जल्दी बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम तुरंत बता दोगे भैया मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तरीका भी तुम कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते, कुछ भी कंफ्यूज हो कि यहाँ पे 3 है कि यहाँ पे 2 है, तो तुरंत मीडियन में 6 है, 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 आ जाएगा, 4 है यहाँ पे, 4 को डिवाइड करोगे 2 से 2 आ जाएगा। इस तरीके से याद करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे। एनडीए क्या, तुम जब लेफ्टिनेंट जनरल जनरल बन जाओगे ना आज से 30-40 साल बाद, तो भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, ठीक है, तो भी याद करोगे हाँ मैंने पढ़ा था। मैं तो नहीं बन पाऊंगा, तुम ही लोग बन पाओगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन ही, चलो कर लेते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है 24, ठीक है, एंड मोड ऑफ द डेटा इज 12, ठीक है, क्या कह रहा है कि निकालो मीडियन, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब निकाल लो भाई क्या होगा, 12 प्लस 2 इंटू 24 48 डिवाइड बाय 3 20 आ रहा आंसर, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है यार, देखो स्प्रेड इसका मतलब होता है, स्प्रेड इसका मतलब होता है फैलाव, कितना फैला हुआ है, उसको कहते हैं वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया ये इसका स्क्वायर, तो कुछ तो कनेक्शन होगा इन दोनों में, हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का जो अंडर रूट ले लोगे तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा, जो भी आपका डेटा होगा, ये आपका एक्स बार हमेशा मीन के लिए डिनोट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करते जाना, डिवाइड बाय एन कर देना, वही वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेज में रखना, करते आना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, एफ आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इनके क्वेश्चंस देखना, अगर पता नहीं मैंने क्वेश्चंस रखे हैं तो ठीक है, हाँ चलो रख ही दिए, अच्छी बात है। फिर तो देखो क्या है, देखो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 ऑफ अ ट्यूटोरियल ग्रुप। 5 के तुम्हें निकालने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। मैंने लिखे x, 8 है, 12 है, 13 है, 15 है, 22 है, ठीक। इसका मैं क्या निकालूंगा, मीन। पहले मीन निकाला मैंने, समेशन किया, 5 से डिवाइड किया है 14, एक्स आई माइनस एक्स बार किया, क्या है -6 -2 -1 1 और 8। इनका स्क्वायर करता गया मैं, 36 4 1 1 64, इनका सम किया क्या है 106, तो 106 डिवाइड बाय क्या n, ये आ गया का 21.2, क्या आया ये आया वेरिएंस। इसका अंडर रूट करोगे 21.2 का, तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलो, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना भाई, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है यार, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी का तरीका बता दिया, कितनी बार हुआ कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर एक ही वैल्यू को 10-20 बार हो जाती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसी में ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ना, बिना फ्रीक्वेंसी में, अगर 10 बार कोई चीज है उसको 10 बार ऐड कर दो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो ये इससे भी आंसर आ जाएगा। ये तो बस इसलिए एक सिग्निफिकेंट नोटेशन है बस, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हो आपका काम छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद करते हैं ना, थोड़ा याद करने वाले से। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा क्या होता है, भूल गए फिर से, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या होता है, मीन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार यानी कि मीन इनटू 100, ठीक है। इन इफेक्ट अगर मैं कह सकता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इनटू 100, कह सकता हूं ना, ये भी एक ऐसे करके आ सकता है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो कि याद कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेन ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन चेंज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। बस चलो आगे बढ़ते हैं। कोवेरियंस बिटवीन टू वैल्यूज, ठीक है ना, कोवेरियंस बिटवीन टू वैल्यूज यानी कि कोवेरियंस हमें निकालना है। अब हमें कोवेरियंस का काम क्या होता है, बेसिकली रिलेशन निकालने का काम होता है कि मान लो एक वेरिएबल है तुम्हारा, जैसे कि मैंने कह दिया हाइट, दूसरा वेरिएबल मैंने कह दिया वेट। हमें देखना है कि अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या वेट कम हो रहा है हमारा, या हाइट बढ़ रही है तो वेट ज्यादा हो रहा है हमारा। तो इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोवेरियंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अभी के लिए इतना समझो, बाकी आगे भी इसका काम आता है, ठीक है। बिटवीन टू वैल्यूज निकालते हैं हम लोग।
कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, कोवेरियंस एक्स कॉमा एक्स मतलब खुद में ही निकाल दोगे कोवेरियंस, तो उसी को कहते हैं वेरियंस। समझे कैसे दिखाता हूं। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है 1/n मतलब n ऑब्जर्वेशंस, x माइनस एक्स बार क्या है, मीन ऑफ x मीन ऑफ y। अगर मैं कह दूं कोवेरियंस ऑफ x कॉमा x तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार और y की जगह भी x माइनस एक्स बार, तो ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो गया ना, और यही तो वेरियंस का फॉर्मूला था सर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही था ना, इसलिए ठीक है। और एक ये भी फॉर्मूला होता है यार कि क्या करो, xi और yi को मल्टीप्लाई करते रहो, जैसे 3 4 5 ये x है तुम्हारे, और y क्या दिया है तुम्हारा 7 मतलब 8 10 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को ऐड कर दो, कुछ आएगा तुम्हारा मान लो x, ठीक है। अब इसका मीन निकालना x का, कुछ यहाँ पे x बार, यहाँ पे मीन निकालना y का y बार, कितनी वैल्यूज दी हुई 3, तो 3 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही होगा कोवेरियंस, ठीक है ना। फॉर्मूले अलग अलग तरीके के यार, बस फॉर्मूले में रख देना, ठीक है ना। इतना तो अब तुम लोग को आ ही गया होगा कि फॉर्मूले में रखा कैसे आता है, बाकी आगे क्वेश्चंस होंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कुछ चीजें याद करने की होंगी, थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हैवी हो रहा तो ऐसा मतलब नहीं कि मैं पढ़ाऊं ना तुमको, ठीक है ना। यूट्यूब पे कई बार कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के जाके देख लेना, उल्टी सीधी वीडियोस पड़ी होंगी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की भी, उल्टी सीधी वीडियो जिससे तुम्हारा कुछ नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट है, पढ़ के जाना, पक्का आएंगे नंबर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है यार, आर है। कोवेरियंस निकालना बता दिया, सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बाई एन। एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ये तीन चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, ठीक है। -1 से 1 तक ही लाई करेगा हमेशा, ये याद रखना, इससे ना ऊपर जाएगा इससे ना नीचे आएगा, ठीक। चलो जिस तरह यहाँ बता भी दिया, -1 से 1 तक ही लाई करेगा। आर तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जीरो होगा तो हम लोग कहेंगे अनकोरिलेटेड, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो तुम कि ये इंडिपेंडेंट भी होगा, ऑल्दो हर जिसका भी कोफिशिएंट जीरो आए जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, लेकिन आप तक के लेवल के लिए अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पॉजिटिव आएगा तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिवली रिलेटेड, मतलब कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो मतलब कि नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा, इसका मतलब कि अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, ठीक है। और r जो होता है आपको इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन और स्केल दोनों के इंडिपेंडेंट होता है। अब इसको मैं मतलब नहीं समझा सकता अभी, बट इतना समझ लो, ठीक है। वीडियो फालतू बहुत लंबी हो जाएगी वरना। चलो, लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मैं अपने टाइम पे करके नहीं गया था, जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, ठीक है। काश करके गया होता तो शायद IR1 भी आ जाती, कोई बात नहीं, आप लोग की आएगी IR1, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं यार ये, ठीक है। चलो, लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, दो तरह की लाइन ऑफ रिग्रेशन होते हैं। स्कैटर प्लॉट नाम की एक चीज होती है, तुम लोग ने अभी पढ़ा नहीं होगा, बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैंने पढ़ा है, अभी इसी का पेपर दिया था इसलिए मैं जानता हूँ। तो ऐसे डॉट 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 होते हैं, एक लाइन हो जाती है उसके बीच में से, उसी को कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। कैसे निकालोगे, दो वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू y की टेबल बनी होगी। अगर तुम्हें कह रहा है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x या लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम होते हैं। देखो दोनों को मैंने लिख दिए इसलिए आसपास, इस तरीके से मैं फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आपको सिमिलैरिटी दिखे, समझ रहे हो। सिमिलैरिटी दिखेगी तो याद करना बहुत आसान होगा। जैसे कि देखो, y माइनस वाई बार करना, y बार मतलब y का मीन अर्थमेटिक मीन, x का मीन अर्थमेटिक मीन, r जो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया, कैसे आया, कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y, ठीक है। सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसको लिखना फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। अगर x ऑन y कहता है, x ऑन y और y ऑन x ऑन y कहता है, कुछ मत करना, उसी में जो r है ना उसको 1/r कर देना, बस खत्म खत्म, कुछ भी नहीं, खत्म। या इसको दूसरी तरीके से याद कर सकते हो कि x ऑन y है, मतलब x को ऊपर रखोगे तो ऐसे कर देना, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x को ऊपर रखना है तो सिग्मा x सिग्मा y, x को ऊपर, हमेशा x ऊपर रहेगा, और यहाँ पे लिख देना r, ठीक है। और अगर कभी हो गया कि y को ऊपर रखना है तो y को ऊपर रखना है तो भाई y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार, ठीक है। y ऊपर रहेगा तो सिग्मा y सिग्मा x इंटू आर,
हर जगह आर की वैल्यू सेम ही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया वो सब। ठीक, चलो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जैसे मैंने बताया रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है दो तरीके का होता है, y ऑन x और x ऑन y, दोनों एक ही जैसा होता है यार। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मैंने कह दिया y ऑन x तो y सिग्मा y ऊपर रखोगे, सिग्मा x नीचे रखोगे। अगर x ऑन y तो सिग्मा x ऊपर रखोगे, सिग्मा y नीचे रखोगे, r हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x तो क्या कहोगे, by(x) इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। सिग्मा y क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर मैं कहूँ x ऑन y तो r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, x ऑन y, x y के ऊपर, इसलिए x सिग्मा x पहले आया, सिग्मा y नीचे आया। ठीक, चलो इसका एक और फॉर्मूला होता है, नीचे ही है यार। ठीक है, डिराइव करके दिखा रहे थे लेकिन अभी समय नहीं है। कोवेरियंस निकालना, ठीक है, क्या कहा है देखो इसमें, y ऑन x, y ऑन x कह दिया तो हमेशा x के ऊपर तो सिग्मा x स्क्वायर नीचे आएगा, x ऑन y कह देगा मतलब कि y के ऊपर x तो मतलब सिग्मा y स्क्वायर नीचे आएगा। कोवेरियंस दोनों की तरफ से सेम रहेगा। और ये नीचे जो देख रहे हो ना, ये वेरियंस है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये जो टर्म्स हैं आई होप कि तुम्हें समझ में आ रही होंगी, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस समय तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यार ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरियंस। बस मैं बता रहा हूँ, नोट्स बनाना, ठीक है, कॉपी में लिखना, 2-3 बार पढ़ना, इतना आसान लगेगा ना जितना तुम सोच नहीं सकते। एनडीए के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब करते हैं, मैंने भी की थी, आप भी करोगे, वो अलग बात है। मैंने मेहनत की थी, मैं नहीं जा पाया, दैट्स अनदर सैड स्टोरी। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, वो आप लोग का वैसा केस नहीं है। तो आप लोग करो तैयारी, ठीक है, आराम से निकालोगे यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें इनपुट दे रहा हूँ, ये सब चीजें मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ी थी। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ इनपुट, तुम पढ़ो, आराम से करो। ठीक है, चल एक क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग और फिनिश करते हैं। प्रॉपर्टीज थोड़ा बता दूं यार, प्रॉपर्टीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट की क्या होती है यार, कि पहली बात तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट और आर दोनों की जो होती है ना वैल्यूज सेम होती है, सेम साइन होता है, मतलब वैल्यूज नहीं सेम साइन होता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट या रिलेशन कोएफिशिएंट और आर, ये क्या था, कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y, और आर ऐसा था ना। इन दोनों की जो साइन होते हैं ना हमेशा सेम होते हैं। दूसरी बात, अगर bxy ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो byx लेस देन 1 होगा, ऐसा होता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन करके। ठीक है, और r जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, लेकिन 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 डिपेंडेंट ऑन स्केल होता है। स्केल चेंज करोगे तो r की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछ के तुम लोग कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं यार, ताकि तुम लोग को समझ तो पाओ, तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे तो फिर लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, देखो लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे x और y दे देगा, तुमसे कह देगा लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालो। एक लाइन ऑफ रिग्रेशन दो तरह की होंगी, y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, मैंने कौन सी निकाली, मैंने यहाँ पे निकाली है y ऑन x, आप x ऑन y निकाल के देखना। ठीक है, और कमेंट में डालना। ठीक है, देखो ये x दे दिया, ये y दे दिया। सबसे पहले समेशन ऑफ x करना, समेशन ऑफ y करना, इनको ऐड करोगे 4 2 3 4 2 15, 2 3 2 4 4 15। ठीक, मीन निकालो, यानी कि 15/5 3, इसका निकालो 3। वेरिएंस निकालना, फॉर्मूला बताया है 4 4। कोवेरिएंस निकालना, फॉर्मूला बताया -1। आर यानी कि रिलेशन कोएफिशिएंट कैसे करोगे, -1 अपॉन सिग्मा y सिग्मा x, सिग्मा y हो जाएगा 2, सिग्मा x हो जाएगा 2, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करो -1/4। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y बार 3, x माइनस x बार इज इक्वल टू आर। आर क्या है आपका -1/4, सिग्मा y क्या है 2, सिग्मा x क्या है 2, कटा दोनों क्या आएगा 1, तो 1। सॉल्व किया, आंसर है 4y प्लस x इक्वल टू 15। इसी सेम स्टेप को करोगे तो शायद तुम्हारा जो आंसर आए x ऑन y का, वो आए 4x प्लस y इक्वल टू 15। अगर मैं गलत हूं तो नीचे लिखना, अगर मैं सही हूं तो भी नीचे लिखना। ठीक है, कमेंट करना, इसी से मुझे आपकी पार्टिसिपेशन दिखती है। ठीक है, लास्ट एक प्रॉपर्टी, अगर यार दो लाइन ऑफ रिग्रेशन दी है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है कि इनकी मीन वैल्यूज बताओ, इन दो की मीन वैल्यूज बताओ। ठीक है, अगर यही चीज दिया होता, डेटा ना दिया होता, मैं कह दूं इसकी लाइन ऑफ रिग्रेशन, इसकी लाइन ऑफ रिग्रेशन दे दी होती है, मैं कहता x बार बताओ, y बार बताओ। कुछ नहीं करना, उन दोनों लाइन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो होगा वही मीन वैल्यू देगा। x कोऑर्डिनेट देगा x बार, y कोऑर्डिनेट देगा y बार।
ठीक है। तो यार इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स भी खत्म होता है। आई डिड माई बेस्ट, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा सकता था, जितना भी मैं कर सकता था मैंने किया। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। पसंद आया हो यार तो वीडियो नीचे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना यार, ठीक है। व्यूज कम आते ना तो वो इंटरेस्ट नहीं बनता है, ठीक है। कमेंट जरूर करना अगर पसंद आया, और मैं आगे वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताना तुम्हें क्या चाहिए नीचे, जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे जिसके कमेंट पे, और जो सबसे ज्यादा मुझे दिखेगा टॉपिक्स जो सब बच्चे चाह रहे होंगे वो ही मैं लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो यार। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं तुम्हें सारी चीजें अपडेट्स पता चलती रहती, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। जय हिंद।